नमस्ते मित्रों। अगर आप शब्दार्थ जोड़ता बराबर बाड़ा तो बाड़ा यानी क्या होता है तो कि घिरा हुआ स्थान। પછી खोल तो कि कछुए की ऊपर का जो सख्त भाग है उसे क्या बोलते हैं खोल। उसके बाद लंगूर लंगूर यानी एक विशेष प्रकार का बंदर है जिसका काला तथा पूंछ लंबी होती है। પછી છે हरियल हरियल यानी कि हरे रंग वाला। उसके बाद ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पे क्ष है, त्र है, व्य है और स्र। तो सही उच्चारण के साथ आपको पढ़ना है, मीन्स के बोलना है। क्ष तो रक्षक, रक्षा, पक्षी। त्र तो के पत्र, नेत्र, पुत्र। પછી જ્ઞ વાળા છે અજ્ઞા, જ્ઞાન, પ્રજ્ઞા। પછી છે શ્ર તો કે શ્રમ છે, પરિશ્રમ છે, વિશ્રામ છે। तो इसे आपको ऊंची आवाज में सही उच्चारण के साथ पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़िए और लिखिए। तो इसमें क्या करना है, आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है तो कि मक्खन, क को ख से मिलाया है यानी कि ख से जोड़ दिया है। क हाफ है तो मक्खन, मक्खी, ओके। मच्छर तो मगरमच्छ। અહીંયા ચીઠી તો ગઠ્ઠર। તો જો ચીઠી છે તો અહીંયા ચીટઠી એ રીતે ના નહીં બોલાય મિત્રો। અહીંયા ચીઠી એટલે કે ટ નો શું થઈ જશે, લોપ થઈ જશે, બરાબર। ટ નો લોપ થઈ જાય છે એટલે તમારે અહીંયા ચીઠી હિન્દીમાં આવી રીતે લખાય। ગુજરાતીમાં જો આપણે અહીંયા આવી રીતે લખીશું ચીઠી, પણ હિન્દીમાં આવી રીતે લખાશે। અહીંયા છે ગઠ્ઠર, બરાબર। તો આને ડબલ ઠ કહેવાય, પણ લખાય છે આવી રીતે, એટલે કે ટ બોલાતો નથી પણ લખાય છે। ટ નો શું થઈ જાય છે મિત્રો, લોપ થઈ જશે। ચીઠી, ગઠ્ઠર એવી રીતના, બરાબર। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ निम्नलिखित अंश को पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देना है। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसी सूचना है कुछ अजब कुछ गजब, એટલે કે કંઈક અજબ કંઈક ગજબ, અજબ ગજબ કહીએ ને। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं। શું કીધું છે કે તમે જો કદાચ ગૌર કરશો એટલે કે તમે નિરીક્ષણ કરશો, મીન્સ કે બરાબર, તમે જો આમ એના ઓલું કરશો ગૌર એટલે કે તમે આમ તમારું પોતાનું નિરીક્ષણ કરશો કદાચ તો તમને ખબર પડશે કે છોટે બચ્ચે એટલે કે નાના બાળકો છે પોતાની આંખોની જે પલકો છે એ 1 મિનિટ में 1 થી 2 बार झपकावे छे। जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। और वयस्क जो होता है बराबर, युवा लोग होते हैं बराबर, तो वो 1 मिनट में अंदर बराबर 10 करीब કેટલી વારી કરી શકે आंखों का पलकाराना झपकारा 10 बार बराबर, करीब 10 होती है। तो हमें यह याद रखना है कि छोटे बच्चे हैं वो पलकों को 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकाते हैं और वयस्क है वो 10 बार झपकाते हैं। उसके बाद है कि हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। एक वक्त का कीधा है, एक दिन का नहीं मित्रों, बराबर। एक वक्त का खाना पचाने में कितना समय लगता है, 12 घंटे लगते हैं। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं, तो कि खाना हजम करने में। एम पर पूछाई सके कि हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में कितना समय लगता है, तो कि 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। क्या कहा है यहाँ कि हमारे शरीर में नाक और कान ये 2 ऐसा ही अंग है कि जिनका आकार है वो पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। એનો આકાર છે એ મોટો થતો જાય છે એમ એવી રીતે કહ્યું છે। કાન અને નાકનો એનો આકાર કીધું છે આપણને, બરોબર। तो ये भी आपको याद रखना है, बरोबर। ये भी यहाँ पे 3 बात हमें दी गई है, ओके।
तो यहाँ पे नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें लिखना है कि छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है। तो कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो 1 मिनट में 1 से 2 बार पलक झपकाते हैं और जबकि वयस्क लोग होते हैं वो करीब 10 बार पलकों को झपकाते हैं। हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटा लगते हैं, बराबर। कौन सा कार्य करने में, तो कि एक वक्त का खाना पचाने में, बराबर। हमारे शरीर को कौन सा उनकी जगह लिखना है, एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते ही रहते हैं। हमने देखा ना कि शरीर के कौन से अंग है जो जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है, तो वो है नाक और कान। ये दोनों अंग है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। उसके बाद कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे, बराबर। આપણે એમ કહે છે કે જે ધીમું ચાલે છે એને એમ કહે કે જો તું કાચવાની જેમ ચાલે છે એમ। તો જો વધારે સ્પીડમાં ચાલતો હોય, તેજમાં ચાલતો હોય તો એને આપણે શું કહીશું, તો કદાચ આપણે કહી શકીએ કે હરણની જેમ ચાલે છે। હરણ તો દોડે, બરોબર, તો આપણે શું કહીએ, હરણની જેમ, સસલાની જેમ, બરોબર। આ બધા વધારે સ્પીડલી ચાલે તો આપણે એમ કહી શકીએ તું તો સસલાની જેમ ચાલે છે, બરોબર। તું તો હરણની જેમ કૂદે છે, તું તો સસલાની જેમ ચાલે છે, એમ પણ કહી ગए। तो यहाँ पे लिखा है कि अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वालों को क्या कहेंगे। तो कि तेज चाल चलने वाले को हम कहेंगे वह खरगोश की भांति चलता है, वह हिरन की भांति चलता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं। ओके। चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो कि चिड़ियाघर में जाकर हमें पशुओं और पक्षियों को, जो भी प्राणी है, उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। ओके। हम जो उसे चिढ़ाते हैं तो उनकी मना करने पर हम चिढ़ाते हैं तो कदाच हमें भी नुकसान हो सकता है। એટલે કે चिड़ियाघर में जाकर हमें जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। और दूसरा कि हमें मना करने के बावजूद भी जानवरों को खाना खिलाना नहीं चाहिए। ओके। सूचना का हमें पालन करना है। दूर से ही हमें सभी जानवरों को देखना है चिड़ियाघर में। अब आप भी जाओ तो आप भी ऐसे ही करोगे। ओके। कभी जानवरों को चिढ़ाना मत और उसे खाना भी मत खिलाना, क्योंकि वहाँ मना होता है खाना खिलाना। अब है स्वाध्याय। मित्रों, अब हमने पाठ पढ़ लिया, समझ लिया। ओके। अब उनका स्वाध्याय, जो आप पाठ अच्छी तरह समझे होंगे तो आपको इस स्वाध्याय के प्रश्न जरूर आपको पता होंगे, उनके आंसर क्या होते हैं, उनके उत्तर कौन सा है। यदि आपको ये पाठ समझ में नहीं आया तो आपको स्वाध्याय का प्रश्न नहीं आएगा। ओके। उनका कौन सा उत्तर है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए स्वाध्याय का मीनिंग क्या होता है कि जो भी आपने पाठ समझा है इकाई में, उनसे कितना आपको समझ में आया है, कितना नहीं आया है, वो इस स्वाध्याय के माध्यम से मालूम पड़ जाता है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे, मैंने बताया थी। जब मैंने इकाई शुरू की थी, पाठ शुरू किया था, तब पहले ही लाइन में था चिड़ियाघर देखने के लिए कौन कौन जाते हैं। तो कि चिड़ियाघर में कौन कौन आए थे, चिड़ियाघर में गीता और उसके दादाजी आए थे। कौन कौन की जगह आपको गीता और दादाजी लिखना है। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे, मालूम है आपको। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे, तो क्या है उनकी जगह आपको लिखना है। बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे।
लंगूर का मुंह कैसा होता है? आपको पता है ना, लंगूर का हमने देख लिया कि लंगूर का मुंह कैसा शब्द निकालना है, उनकी जगह आपको लिखना है लंगूर का मुंह काला होता है। पूंछ का नहीं लिखा तो पूंछ का नहीं लिखना। यदि आपको पूंछ का पूछा होता तो आपको लिखना पड़ेगा कि उसकी पूंछ मोटी होती है, पर पूंछ नहीं है, सिर्फ मुंह ही है। तालाब में क्या था? मालूम है आपको तालाब में क्या था? तालाब में रंग बेरंगी मछली और बतख तैर रही थी। गीता ने किसे पत्थर बताया? किसेनी जगह आपको कौन सा शब्द लिखना है? तो कि गीता ने कछुए को पत्थर बताया, क्योंकि गीता को मालूम नहीं था कि इसे कछुआ कहते हैं। उसे तो लगा कि ये पत्थर तो चल रहा है, बरोबर। એટલે કે ગીતાને कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है? तो कि कछुए का रक्षक उनकी ऊपर का जो भाग होता है वह है। उस भाग को हम क्या कहेंगे मित्रों? खोल। तो यहाँ आपको सिर्फ खोल शब्द ही लिखना है। ये तो खोल की जानकारी के लिए मैंने बोला था कि खोल यानी क्या होता है। तो कि खोल यानी कछुए जो है उनके ऊपर का जो भाग है उसे क्या बोलेंगे हम? खोल। जो कछुए का क्या होता है? रक्षक। तो यहाँ पर खाली आपको खोल ही लिखना है, पर खोल का मतलब आपको जानना चाहिए, आपको आना चाहिए। ओके। विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो क्या नी जगह आपने पक्षी का नाम लिखना है। विदेशी पक्षी का नाम क्या था? मालूम है आपको बच्चों? विदेशी पक्षी का नाम था कातुआ। कातुआ यानी काका कौआ, बराबर। विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। आपको मालूम है सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? इकाई में आया था, हमने जब पाठ आपको समझाया था तब पाठ में आया था। विदेशी पक्षी का नाम भी आया था, सबसे बड़े पक्षी का नाम भी आया था। तो सबसे बड़े पक्षी कौन सा है? सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। એટલે કે આપણે એને ગુજરાતીમાં શું કહીશું મિત્રો? શામૃગ। सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। ये आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, तो हम देखते हैं कि पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो हमें क्या लिखना है? पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। तो हमें यहाँ पे मालूम होता है कि ए बंदर और बंदरिया रहा है, रही है, तो थोड़ा सा फेरफार हुआ है। तो ए जो है ये पुरलिंग है। क्या है? पुरलिंग, बराबर। આપણે પુરલિંગ કહી શકીએ। એ क्या है? पुरलिंग है। और ए क्या है? स्त्रीलिंग है, बराबर। तो यहाँ पे हमें पुरलिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जानना है। ओके। तो यहाँ पे है तालाब में हाथी नहा रहा है। तो तालाब में नहा रही है, तो यहाँ शू लखशू? हथनी, बराबर। हथनी नहा रही है। ओके। हाथी पुरलिंग है, हथनी स्त्रीलिंग है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। रेगिस्तान यानी मालूम है आपको क्या होता है? रेगिस्तान यानी रण। આપણે ગુજરાતીમાં રણ કહીએ ને, જ્યાં નકરું શું હોય મિત્રો? રેતી જ હોય, તો એને આપણે રણ કહીએ છીએ। અને રણને હિન્દીમાં કહેવાય રેગિસ્તાન। એટલે રણનું વાહન કોને કહેવામાં આવે છે મિત્રો? ઊંટને કહેવામાં આવે છે। ધ્યાન આપજો, બરોબર। તો रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। तो रेगिस्तान में ऊंटनी क्या આવશે? यहाँ पे ऊंटनी शब्द આવશે। तो यहाँ पे आपको ऊंटनी लिखना है। ऊंटनी अच्छा नहीं बनता, ऊंटनी। आपको अच्छे से लिखना है। मैं ट्राई तो करती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। ऊंटनी दौड़ रही है।
उसके बाद जंगल में मोरनी नाच रही है। तो यहाँ देखो मोरनी नाच रही है, तो यहाँ पे पुल्लिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है स्त्रीलिंग। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा पुल्लिंग। तो मोर तो मोरनी, मोरनी का पुल्लिंग क्या होगा मित्रों मोर आवશે। ओके तो के जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। शेर शेर यानी क्या होता है मालूम है ना आपको, शेर यानी सिंह। तो शेर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा